स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के एक बहुत ही शानदार साम्राज्य विजयनगर की कहानी पर नजर डालेंगे। इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प परिस्थितियों में हुई थी, है ना? बिल्कुल। सोचिए 1336 ईस्वी का समय है। दक्षिण भारत में काफी उथल पुथल है। और तब हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई, हाँ, जिन्हें कहते हैं कि पहले बंदी भी बनाया गया था, वो संत विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर तुंग भद्रा नदी के किनारे एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की नींव रखते हैं। अच्छा। तो स्रोतों से यही पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ एक राज्य बनाना नहीं था, बल्कि तुगलक शक्ति जब कमजोर पड़ रही थी तो दक्षिण में एक तरह का सांस्कृतिक और राजनीतिक किला बनाना था। और यहीं से संगम वंश की शुरुआत होती है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को राजधानी बनाया, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं जी। लेकिन शुरू से ही विस्तार की सोच थी। जैसे बुक्का के बेटे कुमार कंपन, उन्होंने मदुरई सल्तनत को जीता। हाँ, ये महत्वपूर्ण विजय थी। और इसका जिक्र सिर्फ रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि उनकी पत्नी गंगा देवी के काव्य मदुरै विजयम में मिलता है। मतलब कितना पर्सनल टच है। बिल्कुल, ये निजी वृत्तांत इतिहास को एकदम मानवीय बना देते हैं। हमें सिर्फ घटना नहीं, उस दौर का एहसास भी कराते हैं। सही कहा। फिर संगम वंश के बाद देखिए सत्ता बदली। 1485 में नरसिंह सालुवा आए, उन्होंने सालुवा वंश शुरू किया। अच्छा, ये नया वंश था? हाँ, लेकिन ये वंश बहुत लंबे समय तक नहीं चला। ये दिखाता है कि अंदरूनी तौर पर सत्ता के लिए खींचतान चल रही थी। और फिर आता है तुलु वंश, और इसके साथ ही विजयनगर का वो जिसे कहते हैं स्वर्ण युग। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक। जी हाँ, इनका नाम तो लगभग हर स्रोत बहुत प्रमुखता से लेता है। उन्हें सिर्फ विजयनगर का ही नहीं, बल्कि उस समय के पूरे भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि जो विदेशी यात्री आए, जैसे पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस, हाँ, वो भी उनकी प्रशासनिक क्षमता, राज्य की समृद्धि, इन सब से बहुत प्रभावित थे। उनके लेखों में इसका जिक्र है। अच्छा। और देखिए, कृष्णदेव राय की शख्सियत भी बड़ी बहुआयामी थी। हाँ। एक तरफ तो वो कुशल योद्धा थे, रायचूर दोआब जीता, गोलकुंडा के सुल्तान को हराया। हाँ। दूसरी तरफ वो कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। आंध्र भोज। जी। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ संरक्षक नहीं थे, खुद भी लिखते थे। तेलुगु में आमुक्त माल्यद नाम का एक बहुत प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ उन्होंने लिखा। अरे वाह। और उनके दरबार में अष्ट दिग्गज थे, यानी 8 महान तेलुगु कवि। ये सिर्फ दरबारी कवि नहीं थे, ये उस समय के साहित्यिक ऊंचाई के प्रतीक थे। तो शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं है, कलम से भी दिखाई जा रही थी। बिल्कुल सही। संस्कृति भी शक्ति का एक प्रदर्शन थी। और वास्तुकला, हम्पी में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर, वो तो आज भी हैं। जी हाँ। मैंने सुना है विट्ठल मंदिर के स्तंभों से संगीत निकलता है, 56 स्तंभ में शायद। क्या ये बात सच है या सिर्फ कहानी है? नहीं, ये बात कई वर्णनों में आती है, और ये उस समय के स्थापत्य कला और शायद ध्वनि इंजीनियरिंग की कमाल की मिसाल है। कमाल है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये विजयनगर की तकनीकी और कलात्मक क्षमता का प्रतीक थी, जो हर आने वाले पर एक असर डालती थी। भव्यता दिखाना भी तो शक्ति का एक रूप था। सही बात है। लेकिन फिर हर कहानी में उतार भी आता है। 1565 का तालीकोट का युद्ध। हाँ, तालीकोट या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं इसे। ये साम्राज्य के लिए एक निर्णायक मोड़ था। इसमें कई सल्तनतें एक साथ आ गई थी। जी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन सब की मिलीजुली सेनाओं ने विजयनगर को हराया। शासक उस वक्त सदाशिव राय थे, पर असली ताकत मंत्री राम राय के हाथों में थी। और राम राय युद्ध में मारे गए। हाँ, उनकी मृत्यु हो गई। और स्रोतों में इस हार का वर्णन सिर्फ एक सैनिक हार जैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक युग का अंत हो गया हो। बहुत बड़ी तबाही हुई होगी। बिल्कुल। खासकर राजधानी विजयनगर के साथ जो हुआ, उसे बुरी तरह लूटा गया, तबाह कर दिया गया। ऐसा लगता है कि विरोधी ताकतों का इरादा सिर्फ हराना नहीं, बल्कि साम्राज्य की आत्मा को ही कुचल देना था। ओहो। इस घटना ने साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। लेकिन क्या कहानी वहीं खत्म हो गई या कुछ बचा रहा? नहीं, पूरी तरह खत्म नहीं हुई। राम राय के भाई थे तिरुमल, उन्होंने हार नहीं मानी। 1570 में उन्होंने पेनुकोंडा को नई राजधानी बनाया और आरावीदु वंश की शुरुआत की। अच्छा, एक नया वंश फिर से। जी। बाद में राजधानी चंद्रगिरी और फिर वेल्लोर भी गई।
प्रशासन तो चलता रहा, जैसे भू राजस्व, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहते थे, वो उपज का छठा हिस्सा या उससे कुछ ज्यादा होता था। और इसका हिसाब रखने के लिए कोई विभाग था? हाँ, अथवन नाम का विभाग इसका हिसाब रखता था। तो मतलब ढांचा बना रहा, लेकिन वो पहले वाली शानो शौकत नहीं रही। ये वंश भी करीब 100 साल तक चला, पर विजयनगर का वो स्वर्ण युग तो बीत चुका था। और आज हम्पी की खंडार हैं कर्नाटक में, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, वो उस गुजरे हुए गौरव की कहानी कहते हैं। बिल्कुल, खामोश गवाह हैं वो उस समय के। तो हमने आज स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे एक साम्राज्य बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में जन्मा, कृष्णदेवराय के समय अपने शिखर पर पहुंचा, हाँ और फिर कैसे एक युद्ध ने उसकी तकदीर ही बदल दी। जी। और ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, ये हमें बताती है कि कैसे लीडरशिप, कला, अर्थव्यवस्था और बाहरी ताकतों का टकराव, ये सब मिलकर किसी सभ्यता के बनने और बिगड़ने की कहानी लिखते हैं। सही। विजयनगर की भव्यता और उसका दुखद अंत दोनों ही हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर तालीकोट के युद्ध का नतीजा कुछ और होता, अगर विजयनगर ना हारा होता, तो क्या आज दक्षिण भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक नक्शा कुछ अलग होता? जरूर सोचेगा इस पर। वाक्य है, अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।